जय हिंद जय भारत मेरे दोस्तों। मैं अजय दांगी स्वागत करता हूं आपका इस दिव्यांश विरथरे यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। लाइक शेयर कमेंट प्लीज़ करते रहें और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। ठीक है, आज से मैं एक नई सीरीज़ चालू करने जा रहा हूँ। वो सीरीज़ है आपकी इकोनॉमिक्स से। किसकी सीरीज़ है आपकी सर? इकोनॉमिक्स की सीरीज़ है। हमारी ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है, तो मेक श्योर कि आप उसको साथ साथ कवर करते जा रहे होगे। ठीक है, अगर नहीं कवर करते जा रहे हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ मेरी मिल जाएगी। ठीक है, आज जो हम सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो उस सब्जेक्ट की खास बात ये है सर, या आप ऐसा मान लीजिए कि उस सब्जेक्ट के साथ प्रॉब्लम ये है, ठीक है, कि इस सब्जेक्ट को आप रट नहीं सकते। इस सब्जेक्ट को आप क्या नहीं कर सकते? रट नहीं सकते। और अगर आप इस सब्जेक्ट को रट नहीं सकते तो फिर जो सेकंड ऑप्शन बचता है आपका, वो बचता है कि इस सब्जेक्ट को आप छोड़ दो। ठीक है, कि रटा होगा नहीं, समझते आप लोग हो नहीं। ठीक है, तो फिर कोई ऑप्शन आपके पास बचा नहीं। और फिर सेकंड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये है कि एसएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है, एसएससी का मोस्ट फेवरेट टॉपिक, एसएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है कौन सा आपका? इकोनॉमिक्स। सबसे फेवरेट टॉपिक है इकोनॉमिक्स। ठीक है, हाँ, ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जब से ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ है तब से इसका वेटेज कम हो गया है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसका वेटेज बढ़ेगा नहीं कभी भी, कि मैंने आपको बोला कि एसएससी के एग्जामिनेशन पूरी की पूरी अनप्रडिक्टेबल हैं। इनमें कब क्या हो जाए ये बिल्कुल भी नहीं पता। तो कब इकोनॉमिक्स का वेटेज दोबारा से बढ़ जाए ये हमें बिल्कुल नहीं पता। ठीक है, और अभी भी इसका वेटेज ऐसा बिल्कुल कम नहीं है। 5-6 क्वेश्चन आपके पेपर में आपको मिलेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, तो मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि मेरे साथ मैं सिखाऊंगा आपको इकोनॉमिक्स का हर वो कॉन्सेप्ट जो आपके लिए डिफ़िकल्ट है। आइए चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इस सब्जेक्ट को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा कंटेम्प्रेरी टॉपिक है, जो आपको डायनेमिक टॉपिक है। अगर आप देखोगे न्यूज़पेपर वगैरह में तो काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ठीक है, और जो टॉपिक है हमारा वो है आपका इन्फ्लेशन। क्या है सर आपका? इन्फ्लेशन। हिंदी में बात करूँ तो इसका मतलब होता है मुद्रास्फीति। क्या मतलब होता है सर हिंदी में इसकी बात करूँ तो? मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। ठीक है, होता क्या है, क्या इसका मतलब है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, सर अगर मैं जनरल बात करूँ आपसे कि इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है, तो हमारी भाषा में इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ है महंगाई। क्या है इसका मतलब? महंगाई। आपने वो गाना सुना होगा, महंगाई डायन मार जाते हैं, तो सेम चीज़ है आपकी महंगाई। कि जब आपकी कीमतें, किसकी कीमतें? जब किसी की भी गुड्स या सर्विस, वस्तु या आपकी सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं। क्या बढ़ती हैं? कीमतें बढ़ती हैं, प्राइस बढ़ती है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं या मुद्रास्फीति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति। तो सर बहुत ही सिंपल है कि कोई इंसान अगर आपसे पूछता है कि मुद्रास्फीति क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, तो आप उससे बोलोगे कि सर मुद्रास्फीति क्या है? प्राइजेस का बढ़ना है। क्या है आपका? प्राइजेस का बढ़ना। इसको हम क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है कि क्या प्राइजेस का बढ़ना ही मुद्रास्फीति है? सर अगर किसी एक चीज़ की प्राइस बढ़ रही है, मान लो जैसे हमारे यहाँ होता है बहुत बार कि प्याज जो होती है, प्याज और टमाटर के साथ ऐसा चलता है, बिल्कुल या तो कौड़ी के भाव बिकते हैं या फिर आसमान में हो जाते हैं, या तो फिर टमाटर ही सब्जी आपको देखने को मिलती है, या फिर आलू टमाटर ही सब्जी में से टमाटर गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा है कि अगर एक टाइम पे प्याज महंगी हो गई या टमाटर महंगे हो गए तो इन्फ्लेशन आ गई, नहीं, ऐसा नहीं है। एक कमोडिटी, एक पूल होता है कमोडिटीज़ का, उन कमोडिटीज़ के पूल में, पूल मतलब होता है कि बहुत सारी उसमें क्या होंगी, आपकी गुड्स सर्विसेज होंगी, उन सब में, उन सबकी कीमतों में अगर क्या आएगा, आपका उछाल आएगा, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन बोलेंगे।
और दूसरी कंडीशन ये है कि ऐसा हम नहीं कह सकते कि एक दिन में कीमतें बढ़ी और फिर अगले दिन फिर कीमतें कम हो गई, फिर अगले दिन बढ़ी फिर कम हो गई, ऐसा नहीं है, ठीक है। जहाँ पर जो वर्ड है वो सस्टेन्ड राइज है। क्या है आपका? सस्टेन्ड राइज। एक फिक्स्ड पीरियड होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका? एक निश्चित समय होना चाहिए। निश्चित समय में अगर आपकी प्राइजेस बढ़ी हैं, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइजेस अगर बढ़ती हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं। या उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं, मैंने यहाँ पर लिखी है। इन्फ्लेशन मीन्स अ कंसिडरेबल, देखो यहाँ पर एक वर्ड यूज़ करा है, कंसिडरेबल एंड अ परसिस्टेंट राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं है कि एक दिन प्राइस बढ़ी फिर कम हो गई, नहीं। इन्फ्लेशन का मतलब है कि निश्चित समय में परसिस्टेंट अगर कोई चीज़ की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। और कमोडिटी, बहुत सारा पूल है किसका? आपका गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। अगर उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन समझ में आ गई, कोई बड़ी बात नहीं, मुद्रास्फीति बोलते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि होती क्यों है भैया मुद्रास्फीति? इन्फ्लेशन का कारण क्या हो सकता है, रीज़न क्या है? तो सर सबसे इम्पोर्टेंट या बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके दो कॉन्सेप्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मतलब पूरी इन्फ्लेशन का टॉपिक इन दो कॉन्सेप्ट पे चलने वाला है सर। अगर आपको ये दो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए तो यह मान लेना कि आपको पूरा इन्फ्लेशन का चैप्टर नहीं समझ में आएगा। तो फोकस होके देखिए क्या है। तो सर जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है कि इन्फ्लेशन क्यों होती है? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड जो होती है, क्या होती है? एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है? जो आपकी मांग होती है, टोटल जो आपकी कुल मांग होती है वो कुल सप्लाई, कुल पूर्ति से क्या हो जाती है? आपकी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अब पहले तो ये क्वेश्चन समझते हैं कि डिमांड क्या होती है भैया। डिमांड, अब आप सोच रहे हो कि डिमांड का मतलब सिंपल है, डिमांड मतलब डिज़ायर, डिज़ायर मतलब चाहत। पर सर ये आपकी डिमांड नहीं है, ये अर्थव्यवस्था की डिमांड है, इकोनॉमिक्स की डिमांड है। कि अगर ये हमारी डिमांड होती, अगर ये हमारी डिमांड होती तो हमारी डिमांड तो घर से निकलने के बाद इतनी सारी होती हैं कि हम सोच नहीं सकते। जो चीज़ हमको अच्छी लगती है वही हमारी क्या हो जाती है? चाहत हो जाती है। और अगर ऐसा होता तो इकोनॉमिक्स में डिमांड पता नहीं कहाँ पहुँच जाती। तो ये आपकी डिमांड नहीं है, ये इकोनॉमिक्स की डिमांड है। और इकोनॉमिक्स की डिमांड जो है वो कुछ चीज़ों से मिलकर बनती है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं उनको अपन देखते हैं। तो डिमांड बराबर ये इकोनॉमिक्स की डिमांड है, ध्यान रखना। डिमांड बराबर जो पहली चीज़ है वो है डिज़ायर। डिज़ायर तो होगा, क्या होगा? डिज़ायर। डिज़ायर के मतलब चाहत, कि चाहत आपकी होनी चाहिए। और चाहत सर जब अंग्रेज़ भारत आए तो अंग्रेज़ों ने भारत को कहा इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ बेगर्स, भारत भिखमंगों का देश है। बिल्कुल सही बात बोली थी सर उन्होंने, बिल्कुल सही बात। क्यों सही बात बोली थी सर? इंडिया के से एक दिक्कत है खासकर लड़कों के साथ, जब वो पैदा होते हैं तो उनको एक उपाधि दे दी जाती है। और वो उपाधि जो है वो कौन सी है आपकी? वो उपाधि है राजा बेटा की। कौन सी उपाधि दी जाती है? राजा बेटा की, ठीक है। और ये जब उपाधि दी जाती है तो एक सड़ा सड़ा ऐसा इंसान, उसे कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल आप बिल्कुल उसे दो कौड़ी का समझ सकते हो, वो भी अपने आप को राजा समझता है कि उसे भी राजा बनना है। भारत का जो इंसान है वो मेहनत करना ही नहीं चाहता। क्या नहीं करना चाहता? मेहनत नहीं करना चाहता। पर सबको यहाँ पर क्या बनना है? राजा बनना है। तभी तो आप देखते होंगे कि वो पर्चे बढ़ते हैं। कौन से पर्चे बढ़ते हैं? ठीक है, कि 30 सेकंड में असफलता या 30 सेकंड में वो क्या बोलते हैं प्यार में धोखा, और 30 सेकंड में नौकरी वगैरह, इन सब में सक्सेस पाइए, करिए वो करिए। क्यों? क्योंकि भारत का इंसान इन सब में विश्वास करता है। ठीक है, आप एग्जाम्पल करके देख लेना। आप बोल देना कि भैया हम सिलेक्शन करवा रहे हैं 1 लाख रुपए में, देखना आपके पास भीड़ लग जाएगी। क्यों? क्योंकि भारत का इंसान मेहनत नहीं करना चाहता। तो उन्होंने बिल्कुल सही बोला था, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ बेगर्स। तो सर मैं डिमांड की बात कर रहा था। डिमांड मतलब डिज़ायर। पहला पॉइंट तो क्या है? डिज़ायर, चाहत होनी चाहिए, सबके अंदर है, सबको आईएएस बनना है, मेहनत किसी को नहीं करना। ठीक है। दूसरी चीज़ जो होनी चाहिए डिमांड की वो है एबिलिटी टू पे। औकात होनी चाहिए आपकी।
क्या होनी चाहिए, औकात। ऐसा नहीं है कि आप BMW खरीदनी है भैया, BMW खरीदने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, एबिलिटी टू पे। तीसरा पॉइंट कि भैया पैसा भी है तब भी विलिंगनेस टू पे, कंजूस नहीं होने चाहिए आप। क्या नहीं होने चाहिए, कंजूस। कई लोग देखो बहुत अमीर होते हैं तब भी घिसटते रहते हैं उन्हीं सब चीज़ों में, ठीक है। तो आपके पास आपकी पहली पॉइंट है, आपको डिज़ायर होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है आपके पास पैसा होना चाहिए, और फिर आपका मन होना चाहिए उस पैसे को खर्च करने का। ऐसा नहीं है पैसा है तो नहीं खर्च कर रहे, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, विलिंगनेस टू पे। फोर्थ पॉइंट, एट आ गिवन टाइम, मतलब जिस टाइम आपकी चाहत हुई उसी टाइम अगर आप उस चीज़ को खरीदो तभी वो चीज़ क्या कहलाएगी, डिमांड कहलाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है यार बिग बिलियन डे आएगा, दिवाली की सेल आएगी तब खरीदेंगे, नहीं, उसी समय आपको क्या करना है, उस चीज़ को खरीदना है। और सेकंड पॉइंट है एट आ गिवन प्राइस, मतलब उसी कीमत पर आपको इस चीज़ को क्या करना है, खरीदना है। ऐसा नहीं है भैया 1.5 लाख की चीज़ है कि 50,000 में दे देता हो हम इसको खरीद लेंगे, नहीं, उसी कीमत पर उसी समय, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज़ को खरीदते हो तो वो क्या है, इकोनॉमिक्स में उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डिमांड कहते हैं। ये जो डिमांड होती है सर, कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम, ये जो डिमांड होती है वो एग्रीगेट सप्लाई से क्या हो जाती है आपकी, ज़्यादा हो जाती है। क्या हो जाती है आपकी, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अब समझते हैं इसको एग्जाम्पल के जरिए, ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला एक इन्फ्लेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सर मान लीजिए कि 3 मोबाइल हैं, क्या हैं आपके, 3 मोबाइल, और ये 3 मोबाइल किसके हैं आपके, MI के। कीमत जो है इन मोबाइलों की वो कितनी है आपकी, 10,000 रुपये। इस मोबाइल को लेने वाले कितने लोग हैं, 8 लोग। मोबाइल कितने हैं, 3, लेने वाले कितने लोग हैं, 8 लोग। अब भैया कैसे दोगे इन मोबाइलों को, अब आपको दिख रहा होगा डिमांड क्या है, ज़्यादा है, लोग कितने हैं, 8, सप्लाई क्या है, कम है, क्यों, मोबाइल कितने हैं, 3। तो अब कैसे दोगे इन मोबाइलों को, क्या करोगे इस मोबाइल का, एक को बैटरी दोगे, एक को कैमरा दोगे, नहीं, पूरा मोबाइल देना पड़ेगा। तो फिर क्या करते हैं सर कि इनको कैसे दिया जाए, तो हम इसकी प्राइस बढ़ाते हैं। मान लो 10K का था, अब इसकी प्राइस कितनी कर दी मैंने, 11K कर दी। जब इसकी प्राइस 11K की तो सर इसमें से कुछ ऐसे लोग होंगे 8 लोगों में से कि वे बिल्कुल जुगाड़ मुगाड़ करके लाए होंगे, उन्होंने सोचा होगा 10,000 रुपये हो गया, मोबाइल खरीद लेंगे, ठीक है। तो जो बिल्कुल बॉर्डर वाले लोग होंगे वो क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो मान लो कितने लोग बचे, अब सिर्फ 6 लोग बचे। कितने लोग बचे, 6, अभी भी नहीं दे सकते, ठीक है। तो आपने क्या करा, इसकी जो प्राइस थी वो कितनी कर दी, 14K कर दी। कितनी कर दी, 14K, क्योंकि अभी 6 लोग बचे थे। तो जब आपने 14K करी तो फिर उसमें से कुछ और लोग थे, वो कहेंगे यार अब तो ज़्यादा है, तो उसमें से अब 6 लोग थे, अब कितने लोग भी बचेंगे, सिर्फ 4 लोग। अभी भी चीज़ें सही नहीं हो रही, तो आप इसकी प्राइस क्या कर दोगे, 15K कर दोगे। कितनी कर दोगे, 15K। अब कितने लोग बचे, सिर्फ और सिर्फ जिनके पास बहुत पैसा है, जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, ठीक है, 10,000 की चीज़ हम 15,000 में भी ले लेंगे, पर हमें चाहिए तो चाहिए। वो होते हैं ना यार जो न्यूली लॉन्च पे, बिल्कुल आईफोन नया लॉन्च हुआ है, उनको ख़रीदना है, ये वही लोग हैं। तो 10,000 की चीज़ थी, कितने का मोबाइल था, 10,000 का, कीमत कितनी हो गई, 15,000, और 15,000 जैसी हो गई तो ये किसको मिल जाएगा, इन 3 लोगों को मिल जाएगा। तो अब आप सोचिए कि मोबाइल था कितने का, 10,000 का, बट बेचा कितने में, 15,000 का। तो कीमत क्या हुई है इसकी, बढ़ गई। और कीमत बढ़ने को ही हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति। अब सर एक कीमत बढ़ी का ऐसे, इन्फ्लेशन आई का ऐसे सर, जब क्योंकि डिमांड जो थी वो ज़्यादा थी और सप्लाई क्या थी, कम थी। डिमांड कितने लोग थे लेने वाले, 8, सप्लाई कितनी थी, 3। इस कारण से प्राइस जो है वो कितनी करनी पड़ी, 10K से 15K। तो सर जो पहला कॉन्सेप्ट है वो ये बोलता है कि इन्फ्लेशन में होता क्या है, आपकी एग्रीगेट डिमांड किससे ज़्यादा हो जाती है, एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है। किससे ज़्यादा हो जाती है, एग्रीगेट सप्लाई से। क्लियर है, समझ आया आपका पहला कॉन्सेप्ट।
तो हमेशा याद रखना, जब भी इन्फ्लेशन आएगा तभी डिमांड लोगों की क्या हो जाएगी, आपकी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, चलते हैं हम सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ। तो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है सर कि जो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर है इन्फ्लेशन में, वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। कंज्यूमर की परचेजिंग पावर का मतलब क्या होता है, खरीदने की शक्ति या क्रय शक्ति किसकी, कंज्यूमर की, वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और मनी की परचेजिंग पावर, किसकी परचेजिंग पावर, आपकी मनी की, या मनी की वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है सर, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम। ठीक है, एरो का निशान थोड़ा सा गलत लग गया है, इसको आप सही कर लेना। मनी की परचेजिंग पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक चीज़ आप याद रखना, इन्फ्लेशन के दौरान जो कंज्यूमर है, जो हम लोग हैं, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है और मनी की परचेजिंग पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, इस पर कई सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कि इन्फ्लेशन के दौरान मनी की जो वैल्यू है वो क्या होती है, कम होती है, ज़्यादा हो जाती है, कोई इसमें चेंज नहीं होता। तो मनी की वैल्यू में क्या हो जाता है, आपका कमी आ जाती है। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए दो टाइम की हम बात करते हैं, एक 2008 की बात करते हैं और 2019 की बात करते हैं। ठीक है, 2008 में वही चीज़, ठीक है, चॉकलेट की बात कर लेते हैं। एक चॉकलेट है, मान लो सिल्क, कौन सी चॉकलेट है आपकी, सिल्क, आपको बहुत बढ़िया भी लगती होगी, देते मेते रहते होगे आप। ठीक है, ये सिल्क है। ठीक है, और इस सिल्क को आप 2008 में 20 रुपए की लेते थे। कितने रुपए की लेते थे, 20 की। आज 2019 चल रहा है, इस सिल्क की रेट कितनी है, ऑलमोस्ट 100 रुपये। ऑलमोस्ट लिखा है मैंने, 100 रुपये। आज कितने की है, 100 रुपये की। अब आप जाते हो दुकानदार के पास और दुकानदार को 20 रुपये देते हो। कितने रुपए देते हो, 20 रुपये। भैया सिल्क दे दो। क्यों आपने 20 रुपये दिए, क्योंकि आपने तो ये सिल्क कितने में खरीदी थी, 2008 में 20 रुपये में ही खरीदी थी। पर दुकानदार आपको भगा देता है कि नहीं, अब सिल्क कितने की आती है, 100 रुपये की आती है। तो फिर आप उसको कितने रुपए पे करते हो, 100 रुपये पे करते हो। कितने रुपए पे करते हो, 100 रुपये। अब सर ध्यान से देखना, इन्फ्लेशन का टाइम है, किसका टाइम है, इन्फ्लेशन का। क्यों इन्फ्लेशन का टाइम है, क्योंकि 20 रुपये की चीज़ कितने की हो चुकी है, 100 रुपये की हो चुकी है। अब ये दो कॉन्सेप्ट देखना, मैंने पहला कॉन्सेप्ट क्या बताया कि इन्फ्लेशन के दौरान, इन्फ्लेशन तो आ गई है, 20 रुपये की चीज़ कितने की हो गई है, 100 की चीज़। अब मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन के दौरान कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। अब सर आप 20 रुपये की चीज़ कितने में खरीद रहे हो, 100 में खरीद रहे हो। ठीक है, तो आपके पास पैसा आ गया ना ज़्यादा, आपकी परचेजिंग पावर क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, क्योंकि आप 20 रुपये की चीज़ कितने में खरीद पा रहे हो, 100 रुपये में खरीद पा रहे हो। तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर क्या हो गई है सर, बढ़ गई है। सेकंड कॉन्सेप्ट था कि मनी की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है, मनी की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। अब सर बताइए, 20 रुपये पहले 2008 में सिल्क खरीद सकते थे, क्लियर है, 2008 में 20 रुपये सिल्क खरीद सकते थे। पर आज 2018-19 में 20 रुपये सिल्क खरीद सकते हैं क्या, बताइए, नहीं खरीद सकते। इनकी जो औकात है वो क्या हो चुकी है, कम। क्यों कम हो चुकी है, क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण मनी की परचेजिंग पावर क्या हो जाती है सर, कम हो जाती है। ठीक है, समझ आया आपको। तो दो चीज़ें आप याद रखना कि इन्फ्लेशन के दौरान कंज्यूमर की परचेजिंग पावर तो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, और मनी की परचेजिंग पावर जो है वो क्या हो जाती है, कम। परचेजिंग पावर या वैल्यू, कोई भी चीज़ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पहला कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि मनी इन्फ्लेशन के दौरान जो एग्रीगेट डिमांड है, क्या है, जो आपकी मांग है वो सप्लाई से क्या हो जाती है, आपकी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट है जिन पे पूरे इन्फ्लेशन का टॉपिक क्या है, आपका चलने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, आगे आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि इन्फ्लेशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट क्या है, इन्फ्लेशन को कैसे हम सही कर सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।